हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल पे। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके पहले यानी कि इसके प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने करंट, चार्ज, इन सब के बारे में बात कर ली, यानी सबकी बातें में जानकारी कर ली। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको भी समझ लिया था, एंड सर्किट डायग्राम की मदद से उसके हमने सिंबल्स को भी देख लिया था। यानी कि मतलब बच्चों अपनी मूवी में अब तक की सारे इंट्रोडक्शन हो चुके हैं। ठीक है, हीरो हीरोइन विलन सबके इंट्रोडक्शन हो चुके हैं। यानी कि अब अपनी मूवी का जो मेन बेस है वो होगा स्टार्ट। यानी कि हमारी मूवी में जो मेन है वो क्या होने वाला है, आज होने वाला है बच्चों ओम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो बनना फिक्स है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बच्चों इसे हमें अच्छे से पढ़ना है, यानी कि ये मूवी का मेन पार्ट है। यहाँ से अगर आप नहीं समझोगे तो आप मूवी को पूरी तरीके से समझ नहीं पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मूवी को समझना है हमें, तो मतलब ओम्स लॉ को समझना है। ठीक है बच्चों, तो ओम्स लॉ क्या है बच्चों? तो ओम्स लॉ एक टाइप से रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है बच्चों? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। यानी कि करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस V के बीच में क्या है बच्चों? रिलेशन है। ठीक है, तो आप बोलो सर इन दोनों के बीच में रिलेशन क्यों है? ठीक है, इन दोनों के ही बीच में रिलेशन क्यों फाइंड कर रहे हैं ओम्स लॉ के? तो हम बताएंगे बच्चों क्यों। क्योंकि आपको पता है कि जो करंट होता है वो कब फ्लो होता है, किसके द्वारा फ्लो होता है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उससे करंट पैदा होता है। ठीक है, यानी करंट वहां जनरेट होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में देखा कि इलेक्ट्रॉन अपने आप तो फ्लो ही नहीं होता है, उसको फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, तो वो क्या होता है? फ्लो होता है। मतलब अगर हमें करंट जनरेट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। समझ में आया बच्चों? अगर करंट हमें जनरेट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? बहुत जरूरी है। इसीलिए इन दोनों के बीच में हमें क्या पढ़ना है? रिलेशन पढ़ना है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन किसने बताया? वो बताया था ओम्स ने, इसलिए हम बोलते हैं इसको ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ठीक है, तो आइए लिखते हैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, फिर समझते हैं हम ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर हम I को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? V भी बढ़ेगा, और V को बढ़ाते हैं तो I भी बढ़ेगा। मतलब हम लिखते हैं डेफिनेशन में, क्या लिखते हैं? इट स्टेट्स दैट द करंट थ्रू अ conductor is directly proportional to the applied voltage at the both end of conductor at constant temperature। तो बच्चों ये लिख दिया हम लोगों ने डेफिनेशन। ठीक है, तो नोट कर लिया डेफिनेशन को। समझते हैं क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द करंट थ्रू अ conductor is directly proportional to the applied voltage at the both end of a conductor at a constant temperature। मतलब किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट होगा वो कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके? वोल्टेज के। ठीक है, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि एक टेम्परेचर कैसा होना चाहिए बच्चों? ये होना चाहिए कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वर्क करेगा। अगर टेम्परेचर में थोड़ा भी चेंजेस आएगा तो ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों? इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर हमेशा मेंटेन होना चाहिए, एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर ही हमारा ओम्स लॉ वैलिड होता है। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? अपना मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो हमने क्या बोला? जो करंट है किसी भी वायर के थ्रू कैसा है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके? किसके बच्चों? अप्लाइड वोल्टेज के। यार लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। चल सकते हैं बच्चों यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको समझते हैं बाय डायग्राम। सपोज करो ये हमारे पास क्या है बच्चों? एक कंडक्टर वायर है। ठीक है, एक कंडक्टर है हमारे पास, इसके दोनों एंड्स पे क्या अप्लाई करना है हमें? वोल्टेज। क्या अप्लाई करना है? वोल्टेज। वोल्टेज कहाँ से अप्लाई होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस किससे क्रिएट कराते हैं? हम करवाते हैं बैटरी से। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं जो वोल्टेज है वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में क्या करेंगे, आपको पता जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आपका प्रोपोर्शनल या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो वहां पर कांस्टेंट आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे v इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आर आई, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट था वो क्या था, आर, क्या है हमारा कांस्टेंट, आर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आई आर, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा भली भांति परिचित होंगे, v इज इक्वल टू आई आर। ये क्या है बच्चों, ये है ओम्स लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ, ठीक है, मतलब मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, i के, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे हम यूनिट किसका निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे r का। v का आपको पता है बच्चों क्या होता है, वोल्ट, i का पता है आपको क्या होता है बच्चों, i का एम्पियर, ठीक है। तो v का हमें पता है क्या होता है, वोल्ट, i के लिए हम यूज करते हैं एम्पियर या मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर भी लिखा था, ठीक है। अभी क्या बचा है बच्चों हमारे पास r, क्या बचा हुआ है r, तो r के लिए यूज करते हैं हम ओम, क्या यूज करते हैं ओम, ये है ओम की साइन, यहीं से आया, ओम्स ने ये लॉ दिया था, ठीक है, इसलिए हम इसे ओम्स लॉ बोलते हैं। और यहाँ पे जो कांस्टेंट मिला r, उसका भी जो हमने यूनिट लिखा वो भी किसके नाम पे लिख दिया, ओम के नाम पे ही लिख दिया, ठीक है। इसे बोलते हैं ओम का इंटरप्रिटेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ओम्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है। तो आई हम समझते हैं बच्चों क्या रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमने v को हमको पता है क्या होता है, आई के बारे में हमें पता है ये क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे नया वर्ड आया वो क्या आया है, रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं बच्चों हमारा ओम्स लॉ पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो प्लीज नोट कर लेना, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, क्या है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब से आपको नाम समझ में आ गया, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रुकावट, क्या होता है, रुकावट, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है कंडक्टर के थ्रू तो हमारा करंट पैदा होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बच्चों ऐसे सिंपली मूव नहीं कर पाता, क्या करता है, सिंपली मूव, यानी टकरा कर इधर उधर किधर से बहुत सारे उसके बीच में रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती रहती है, ठीक है। तो उसी रुकावट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जिसका काइनेटिक एनर्जी होता है वो किस में प्रोड्यूस हो जाता है, वो आता है हीट एनर्जी में, ठीक है। जो हम पढ़ेंगे हीट में कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का, वो टकराने से क्या होता है, हीट एनर्जी में प्रोड्यूस होता है। इसलिए आप देखते हो कि बच्चों जब आप चार्जिंग करते हो मोबाइल को तो आपका मोबाइल या फिर आपका एडाप्टर क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। या फिर घर में रखा हुआ बल्ब भी आपका गर्म हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जो हमारे कंडक्टर उसकी दीवार से बार बार टकरा रहे हैं और एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों रुकावट। तो हम क्या बोलेंगे डेफिनेशन में, द opposition of moving electron in the conductor, मतलब क्या अपोजिशन मतलब क्या होता है बच्चा, रुकावट, ठीक है। अपोजिशन मतलब देखिए अब विपक्ष, ठीक है, यानी क्या कर रहा है विपक्ष, क्या करता है, रोकता है हमेशा किसको, ये पार्टी किसमें होती है, सत्ता में होती है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या कौन कर रहा है, अपोज कर रहा है, कौन किसको, मूविंग इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, कंडक्टर के अंदर में, यानी कि द अपोजिशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इज नोन एज अ रेजिस्टेंस। जिसकी हमने साइन देखी बच्चों, क्या देखी, यूनिट क्या देखी रेजिस्टेंस की, यूनिट रेजिस्टेंस देखी हमने, सॉरी यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस देखी ओम, क्या देखा हमने, ओम। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होगी, ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों हमारा V और I कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, यानी कि V I के ग्राफ पर से हमें क्या फाइंड करना होता है, कभी कभी रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो बच्चों ओम्स लॉ से हम क्या बनाने वाले बच्चों, ग्राफ बनाने, क्या बनाएंगे हम, ओम्स लॉ के ऊपर से बनने वाला ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के हमें पॉइंट्स तो चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट्स को लाने के लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली समझ लेते हैं उसको, ओम्स लॉ को अच्छे से, फिर उसके ऊपर से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ, ठीक है। तो सपोज करो बच्चों आपके पास में क्या है, एक बैटरी है, ठीक है, क्या है आपके पास में एक बैटरी है जिसका वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग वोल्टेज के आपके पास बैटरीज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बच्चों आपका
तो आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को दिया गया, क्या दिया गया आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि बहुत सारी बैटरीज दे दी हुई आपको पहले, ठीक है। फिर आपको बोला गया इन बैटरीज को एक सर्किट के अंदर लगाना है और उससे नोट करंट क्या करना है, हमें नोट करंट को नोट करना है, ठीक है। बार बार बैटरी को चेंज करना है और उससे जनरेट होने वाले करंट को हमें बार बार नोट करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा बच्चों क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल साइन का मतलब होता है बच्चों जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, मतलब अपने दोस्त जैसा, ठीक है। भाई तू स्कूल नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, यानी कि तू आगे जाएगा तो मैं भी आगे जाऊंगा, तू पीछे आएगा तो मैं भी पीछे आऊंगा, मतलब अगर तू बढ़ेगा तो मैं बढ़ूंगा, अगर तू घटेगा तो मैं भी घटूंगा। मतलब प्रोपोर्शनल साइन का मतलब यही होता है, अगर तू आगे जाएगा बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा, अगर तू घटेगा तो मैं भी घटूंगा, ठीक है। यानी कि दोनों कैसे साथ साथ में मूव करेंगे, ऊपर ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर, ये नीचे तो ये नीचे, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन पता है ओम्स लॉ से, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, और फॉर्मूला हमें पता है V इज इक्वल टू होता है I R, ठीक है। तो इन दोनों को ही हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है, बाय द ग्राफ और बाय द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चे ने लिया एक 2 वोल्ट की बैटरी, क्या ली, 2 वोल्ट की एक बैटरी उसने ली, ठीक है। तो उसे करंट कितना मिला, ठीक है। तो उसे करंट मिला बच्चों, कितना मिला, 1 एम्पियर, कितना मिला, 1 एम्पियर करंट मिला। कब, जब उसने 2 वोल्ट की बैटरी को सर्किट के अंदर यूज किया तब, ठीक है। फिर उसने क्या किया बच्चों, बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाया और बढ़ाया कितना, 4 वोल्ट, कितना बढ़ा दिया, 4 वोल्ट बढ़ाया, तो हमें कितना मिला, तो हमें मिला 2 एम्पियर करंट वहां से मिला, ठीक है। फिर उसने क्या किया बच्चों, उसने 6 वोल्ट की बैटरी को यूज किया और उसने करंट नोट किया, तो कितना मिला उसे करंट, 3 एम्पियर, ठीक है। और फिर उसने वापस बढ़ाया 8 वोल्ट की बैटरी को यूज किया और उसे करंट मिला कितना बच्चों, 4 एम्पियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे 2 वोल्ट था करंट, यहाँ पे कितना मिला आपको, 1। जब उसने 4 वोल्ट की बैटरी को यूज किया तो उसे कितना मिला, 2 एम्पियर करंट मिला। सेम उसी प्रकार जब 6 तो 3 एंड 8 तो 4, यानी कि जब 8 यूज किया तो उसे कितना मिला, 4 मिला। मतलब आप देख रहे हो जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज। मतलब अगर V इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। दिस मीन्स क्या बताता है हमें कि दोनों कैसे हैं, प्रोपोर्शनल में, कैसे हैं, प्रोपोर्शनल साइन में, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब इसको आप समझते हैं बाय द ग्राफ। क्या समझते हैं, बाय द ग्राफ हम कैसे बता सकते हैं इसको, ठीक है। तो ग्राफ के लिए बच्चों आपके पास 2 एक्सिस होती है, आपको पता होगा, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहला होता है Y एक्सिस एंड दूसरा होता है X एक्सिस, ठीक है। तो Y एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं बच्चों, हम लेते हैं Y एक्सिस पे V यानी कि वोल्टेज, X एक्सिस पे ले लेते हैं हम लोग I मींस करंट। तो इन्हीं पॉइंट्स का यूज करेंगे और अपना ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 0,0 जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो एक बार वोल्टेज को डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 4 6 8, सेम इसी प्रकार से 1 2 3 और 4, ठीक है, हमने डिनोट कर लिया, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जब 2 वोल्ट था तो कितना मिला करंट उसे, तो उसे करंट मिला 1 एम्पियर, ठीक है। तो आई तो यहाँ पे है, वोल्टेज यहाँ पे 2 वोल्ट पे कितना करंट मिला उसे, 1 एम्पियर, ठीक है। 4 वोल्ट पे कितना मिला उसे, 2 एम्पियर। तो 4 वोल्ट पे हम देखने आएंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 4 वोल्ट पे यहाँ पे कहीं पे 2 एम्पियर, ठीक है। 6 वोल्ट पे कितना मिल रहा है, तो 6 वोल्ट पे उसे मिल रहा है 3 एम्पियर, कितना, 3 एम्पियर। उसी प्रकार से 4 8 पे कितना मिल रहा है उसे, 4 एम्पियर, ठीक है। तो अगर आप इसे ड्रॉ करोगे बाय द स्केल प्रॉपरली, अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाए, ठीक है। ये मिल गई हमें, क्या मिल गई बच्चों, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या बताता है बच्चों कि जब हम लिखते हैं ना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको बोलते हैं लीनियर प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोपोर्शनल। मतलब जब इसका प्रोपोर्शनलिटी यानी कि जब हम इसको हटाएंगे तो हमें एक लीनियर ग्राफ मिलेगा। लीनियर ग्राफ मतलब होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल रहा है। इसका मतलब जो हमारा लॉ है वो कैसा है, वैलिड है यहाँ पे भी, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था V प्रोपोर्शनल I था और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वैलिड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम बच्चों क्या निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं एक बार, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों, ढाल। मतलब कितना एंगल पे ये झुक रहा है कि लाइन कितने एंगल पे ये बन रही है, ठीक है। तो आइए उसका स्लोप भी निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे बच्चों क्या बन रहा है इसका, ये बन रहा है एंगल। क्या बन रहा है, एंगल। ठीक है, तो ये कैसा एंगल बन के यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल, और ये थीटा एंगल। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा होगा, जब किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो कौन सा ट्राइंगल होता है, वो तो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों कौन सी चीजें यूज करते हैं हम, तो हम वहां पे यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि क्या यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो जो बच्चों स्लोप होता है, किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है, उसे हम डिनोट करते हैं बाय द टैन थीटा। किससे करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू होता है टैन थीटा। आप किसी भी ग्राफ का आपको बोला जाए स्लोप निकालो बच्चों, तो मतलब वहां से आपको क्या निकालना है, टैन थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो टैन थीटा कैसे फाइंड होगा, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा होगा कि क्या होता है बच्चों, ये होता है बड़ी साइड क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस। निचल साइड को हम बोलते हैं बेस, और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। दिस इज बेस एंड दिस इज अ हाइपोटेनियस। तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टैन थीटा आप यूज करोगे, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता है फॉर्मूला टैन थीटा का। ठीक है, तो इस टैन थीटा को यहां पे लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर यहीं पे करते हैं, चलो। ठीक है, टैन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हम क्या निकालना है बच्चों में, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे मिलेगी बच्चों, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ, अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल ले तो हमें परपेंडिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको बोला जाए यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितनी दूरी है, क्या करोगे बच्चों, या इस पॉइंट पे आप स्केल रखोगे जितना आएगा, इस पॉइंट पे स्केल जितना आएगा, दोनों क्या करोगे माइनस को, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी इन दोनों पॉइंट को अगर हम माइनस कर देते तो क्या मिल जाएगा हमें, उसकी लेंथ मिल जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो कितना है बच्चों, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2। ठीक है, उसी प्रकार से बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का 1, कितना आ जाएगा यहाँ से 3। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टैन थीटा होगा यहाँ पे 6 अपॉन में 3, इट मीन्स 2। क्या आया यहाँ पे, टैन थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे 2। तो ये 2 है, वो टैन थीटा क्या है हमारे 2 है, जो क्या है हमारा रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। तो आप बोलोगे सर कैसे आपने रेजिस्टेंस बता दिया कि ये रेजिस्टेंस ही है। सर आपने कैसे बोल दिया कि जो हमारा टैन थीटा आया है, जो स्लोप आया है, वो रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा है। तो हम आपको बताते हैं कैसे। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा बच्चों, IR। क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू आपने IR। ठीक है, अगर आपको मैं बोलूँ R फाइंड करना तो क्या करोगे बच्चों, अगर आपको बोलूँ मैं R फाइंड करूँ इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे I मल्टीप्लाई में इसको भेज देंगे नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा R की वैल्यू आ गई V अपॉन में I। यानी कि जब किसी चीज का ग्राफ बनाते हो, आप 9th क्लास में भी ग्राफ बनाया होगा, जब आपने टाइम और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ जब बनाया होगा बच्चों आपने, तो वहां पे भी यही चीजें यूज की थी आप लोगों ने। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, V अपॉन I, यानी कि V परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या था हमारा बच्चों, हमारा परपेंडिकुलर क्या था, हमारा परपेंडिकुलर था हमारा वोल्टेज, और हमारा बेस क्या था, हमारा बेस था हमारा करंट। तो यानी कि V अपॉन I, यहाँ फॉर्मूले से भी R दे रहा है और स्लोप से भी क्या देगा, हमें R ही देगा। ठीक है, अगर V अपॉन I की वैल्यू R आ रही है, तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो भी किसकी वैल्यू होगी, हमारी R की वैल्यू होगी। आप चाहे जो पॉइंट लेके यूज कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इन दो एंड पॉइंट का यूज करें, आप चाहे तो ये पॉइंट भी यूज कर सकते थे, 6 वाला पॉइंट भी यूज कर लेते हैं आप लोग, तो भी आपकी वैल्यू कितनी आती है 2। मतलब आप चाहे तो यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे तो 2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 2, 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2, 6 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 एंड 8 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स जो आपका रेजिस्टेंस है पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान, यानी कि पूरे एक्सपेरिमेंट के टाइम पे कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। या बाय एक्सपेरिमेंट, बाय फिर आप जो रीडिंग निकाली उससे भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। ठीक है बच्चों, आपको दे दिया जाएगा, पॉइंट दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा ग्राफ बनाओ, और ग्राफ पर से क्या निकालो बच्चों, आप रेजिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है, ये लगभग 2 से 3 बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वैल्यू चेंज कर करके अब तक
3 से 4 बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। और एनटीएससी का तो फेवरेट टॉपिक ही है बच्चों, आपको ग्राफ दे देगा, वहां से बोलेगा फाइंड द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई होप समझ में आएगा बच्चों। इसके ऊपर से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग बाय द फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं नोट किया हो तो प्लीज नोट कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट तो आप ले ही सकते हो बैक, वीडियो को थोड़ा बैक करके। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन, एकदम इजी सा, बिल्कुल। क्या बोला है क्वेश्चन में बच्चों? आपको क्वेश्चन में बोला है कि एक कंडक्टर वायर के थ्रू क्या हो रहा है, एक कंडक्टर वायर के थ्रू जब हम लोग 220 वोल्टेज अप्लाई करते हैं उस कंडक्टर के थ्रू, तो हमें करंट मिलता है 10 एम्पियर। कितना मिलता है? 10 एम्पियर का करंट वहां से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यानी कि आपके पास एक कंडक्टर वायर है, ठीक है। ये वोल्टेज कितनी बच्चों? 220 वोल्ट की एक बैटरी यूज करते हैं, तो करंट कितना प्रोड्यूस होता है? तो आई जो करंट प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है? 10 एम्पियर का प्रोड्यूस होता है, ठीक है बच्चों। तो फाइंड करना बच्चों रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे कितना है रेजिस्टेंस, क्या मिलने वाला है। तो हमें पता है बच्चों फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। फाइंड क्या करना है बच्चों? हमें फाइंड करना है R, तो हम लिखेंगे V अपॉन आई इज इक्वल टू R होता है, अभी तो देखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है 220 वोल्ट एंड I की वैल्यू है 10 एम्पियर। देन 1 0 से 1 0 गया तो कितना आ गया बच्चों? 22 ओम, 22 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे इस कंडक्टर में है, ठीक है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन इजीली आपसे 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। और अदरवाइज जो मेन क्वेश्चन पूछा था इस टॉपिक से वो है डेफिनेशन के साथ में आपको ग्राफ पूछ लिया था, ठीक है। आपको पॉइंट्स दे देंगे 4-5, उसके ऊपर से आपको ग्राफ पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए इस एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन को भी। होमवर्क में आपको मैं पॉइंट दे देता हूँ, आप लोग ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा और वहाँ से आप क्या फाइंड कीजिएगा? रेजिस्टेंस को फाइंड कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, वो ये है वोल्टेज, यहाँ पे करंट। जब बच्चों क्या एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पे क्या हुआ? उसने एक्सपेरिमेंट देखा कि जब उसने 1.2 वोल्ट की बैटरी यूज़ की तो उसे करंट मिला 0.1 एम्पियर का, ठीक है। जब उसने बैटरी यूज़ की 2.4 का तो उसे करंट मिला 0.2 एम्पियर का। सेम उसी प्रकार उसने करंट यूज़ किया 3.6 का तो उसे करंट मिला 3 एम्पियर का। उसी वजह से उसने 4.8 का यूज़ किया तो उसे करंट मिला 0.4 एम्पियर का। तो उसे ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करके बच्चों आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, यानी कि V टेंड्स टू I का पहले क्या करना है? आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एंड देन उसमें से बताना है बच्चों R की वैल्यू क्या होगी। बाय द एक्सपेरिमेंट एंड बाय द कैलकुलेशन आपको दोनों करना है, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी बच्चों। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है बच्चों वो होने वाला है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन के ऊपर होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।